हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अब तक हम सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक हमारी जो पूर्व वाली क्लास थी, पूर्व वाली क्लास के अंदर हमने एक वचन के रूप में जो सांख्यिकी परिभाषाएं दी गई थी प्रतिष्ठित विचारकों के द्वारा या आधुनिक विचारकों के अनुसार, उनका अध्ययन किया था। आज हम सांख्यिकी का जो क्षेत्र है, मतलब इसका स्कोप कितना है, सांख्यिकी का स्कोप कहाँ तक फैला हुआ है, सांख्यिकी जो है हमारी कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। सांख्यिकी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी का क्षेत्र हेडिंग डाल लीजिए सर बच्चों। प्रथम जो हेडिंग है, आज हम सांख्यिकी के क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी का क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका स्कोप किस किस जगह पे है। हमने पूर्व वाले क्लास में हमने अध्ययन भी किया था। तो सांख्यिकी इसका विकास पहले काफी पूर्व से चलता हुआ, राजा महाराजाओं के शासन काल से चलता हुआ आ रहा है। 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं में, 19वीं में धीरे धीरे इसका विकास होता चला गया, इसका प्रयोग होता देखा माना गया। देखे जाए लगभग पूर्ण रूप से जो ये सांख्यिकी विकसित हुई थी, लगभग 20वीं शताब्दी में क्या मान गई थी, पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। विकसित हो जाए परिभाषाएं बताई दोनों विद्वानों ने, बाउले का, क्राफ्टसन काउडेन का, फिशर का, ये बहुत सारी परिभाषाएं दी, किंगमैन का, लॉबर्ट का, बॉडी गठन का, इत्यादि विद्वानों ने परिभाषाओं के द्वारा इसको स्पष्ट भी किया। अब इन्हें स्पष्ट करने के बाद उन्होंने विभिन्न सारे प्रकार रीतियां बताई, अध्ययन बताया। तो हम कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है, क्या है बच्चों, सांख्यिकी जो है पूरे बहुत बड़े एरिया के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। वो एरिया कितना बड़ा, उसका पता कैसे लगाया जाए। तो उसका एरिया ज्ञात करने के लिए, इसका स्कोप ज्ञात करने के लिए, क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें सांख्यिकी के क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जो सांख्यिकी के क्षेत्र है, सब विद्वानों ने एक मत होकर अपना मत प्रस्तुत किया, और मत प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने 3 तथ्य निकाले कि यदि आपको सांख्यिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, यदि आपको सांख्यिकी के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको 3 तथ्यों का अध्ययन करना होगा। उन 3 तथ्यों के आधार पर या 3 बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी का क्षेत्र इतने एरिया में फैला हुआ है। तो 3 यहां लिख लीजिए, सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत होने के कारण या जानने के कारण कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। लिखिए, सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी का क्षेत्र अधिक, सांख्यिकी का क्षेत्र अधिक विस्तृत मतलब अधिक फैला हुआ, बहुत बड़ा। विस्तृत का तात्पर्य अधिक फैला हुआ या बहुत बड़ा। तो सांख्यिकी का क्षेत्र अधिक विस्तृत होने या इसे जानने के लिए 3 तथ्यों का, निम्नलिखित 3 तथ्यों का के लिए निम्नलिखित 3 तथ्यों का, कितने तथ्यों का बच्चों, 3 तथ्यों का अध्ययन करना, 3 तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी यदि आपने इन 3 तथ्यों का अध्ययन कर लिया, तो इन 3 तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है
वह इतने इतने एरिया के अंतर्गत इतना इतना क्षेत्र फैला हुआ है। सांख्यिकी का प्रयोग इतने इतने क्षेत्रफल के अंतर्गत किया जाता है। पहला जो तथ्य बताया गया वह है कि सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है। पहला तथ्य क्या है? पहला तथ्य हमारा कि सांख्यिकी की विषय सामग्री, यानी इसे विषय सामग्री क्या है, किनका उपयोग किया जाता है, किन तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पता करना है। तो पहला तथ्य क्या है? सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है। दूसरा तथ्य बताया गया कि जो सांख्यिकी है, इस सांख्यिकी की प्रकृति क्या है या कैसी है। दूसरा जो तथ्य बताया गया वह तथ्य बताया गया कि सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर मतलब सांख्यिकी की प्रकृति क्या है। अब क्या में क्या देखा जाएगा? क्या के अंदर देखा जाएगा कि सांख्यिकी जो प्रकृति जो है कला है या विज्ञान है, या तो पूर्ण रूप से कला है या पूर्ण रूप से विज्ञान है, या दोनों सम्मिलित है, या एक है या एक नहीं है, उसके बारे में पता लग जाएगा। तो हम सांख्यिकी के क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, इसमें लिख लेना ब्रैकेट में कला एवं विज्ञान, यानी इसका पता करना पड़ेगा कि सांख्यिकी जो है ये कला है या विज्ञान है। और तीसरा तथ्य जो है उसका अध्ययन करने के पता लग जाएगा। तीसरा तथ्य बताया गया है कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। तो लिख लेना, तीसरा तथ्य बताया गया 3 नंबर पे, वह हमारा है सांख्यिकी की सीमाएं। लिमिट मतलब जैसे हर कोई मानव होता है, मानव की कुछ न कुछ लिमिट होती है ना, वैसे सांख्यिकी सीमाएं क्या है, यानी कहां तक सक्सेस है, कहां तक ये अपना कार्य का प्रसारण करती है। एक जैसे कहा जाता है कि चादर इतनी ही ओढ़ी जानी चाहिए, या पैर चादर में इतने ही पसारने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर हो। उसी प्रकार सांख्यिकी का प्रयोग कहां तक किया गया है, यानी कहां तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग होना असंभव सा बताया गया है। तो उस सीमाओं के माध्यम से कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं, यदि हमें सांख्यिकी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करना है तो सांख्यिकी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत होने मतलब बड़ा होने, या इसे जानने के लिए निम्नलिखित 3 तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। वो 3 तथ्य कौन कौन से बताए गए? 3 तथ्य हमारे हैं। नंबर 1, पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार। पहला जो तथ्य बताया गया वह है कि सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है। सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या होनी चाहिए। इस जैसे हमने विषय सामग्री के अंतर्गत या पूर्व वाली क्लासों में हमने सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों के बारे में अध्ययन किया, तथ्यों के बारे में अध्ययन किया, विधियों के बारे में अध्ययन किया। तो ये विधियां हैं क्या, इनका एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, कैसे इन विधियों का प्रयोग किया जाता है, वही उसकी विषय सामग्री कहलाती है। तो विषय सामग्री वो तथ्य आ जाएंगे। सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, प्रकृति में क्या सम्मिलित किया, प्रकृति में कला एवं विज्ञान, कि सांख्यिकी कला है या विज्ञान, यानी सांख्यिकी हम क्या कहें, जैसे किसी कार्य को का अच्छे तरीके से करना कहला कह सकते हैं हम, उसके नियमों के अनुसार क्रमबद्ध रूप से करना विज्ञान कहलाता है, यानी किन्हीं तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। और उस क्रमबद्ध अध्ययन को अच्छी तरीके से जमा कर सुंदरता से प्रकट करना ही कला कहलाता है। तो सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी प्रकृति किस प्रकार की है, कि ये तथ्यों को कैसे प्रस्तुत करती है, उसके बारे में बताया गया। नंबर तीसरा जो कारण है, तीसरा जो तथ्य बताया गया है कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या है, यानी इसकी लिमिट क्या है, उसके बारे में बताया। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए कि सांख्यिकी की विषय सामग्री। अब विषय सामग्री क्या होती है, विस्तार से अध्ययन करते हैं कि हम सांख्यिकी विषय सामग्री किसे कहा जाएगा और किसे नहीं कहा जाएगा। यदि विषय सामग्री से कहा जाएगा तो क्यों कहा जाएगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि सांख्यिकी की विषय सामग्री। नंबर 1 तथ्यों के अंतर्गत नंबर पहला जो तथ्य है वह हमारा है सांख्यिकी की
विषय सामग्री। सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है? सामग्री जान लो, सांख्यिकी की विषय सामग्री। अब यदि आपको तथ्य बताए गए हैं कि यदि आपको सांख्यिकी की विषय सामग्री के बारे में, सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या सूचनाएं प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि सांख्यिकी की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से? जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग के अंतर्गत सांख्यिकी रीतियां या जो सांख्यिकी की विधियां है उनको सम्मिलित किया गया है। प्रथम भाग में सांख्यिकी रीतियां और सांख्यिकी विधियों को सम्मिलित किया गया है, और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग के अंतर्गत व्यवहारिक सांख्यिकी को सम्मिलित किया गया है। तो नोट कर लेना, इसके अंदर लिख लेना कि सांख्यिकी की विषय सामग्री को, सांख्यिकी की विषय सामग्री को, किसको? विषय सामग्री। सांख्यिकी की विषय सामग्री को दो भागों में, कितने भागों में बच्चों? दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। जो सांख्यिकी की विषय सामग्री है, उस विषय सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग कौन सा है? लिख लेना, प्रथम भाग है वह हमारा है सांख्यिकी रीतियां या सांख्यिकी विधियां। प्रथम भाग कौन सा है? वह हमारी है सांख्यिकी रीतियां व या सांख्यिकी विधियां। भाई या तो रीतियां हैं या फिर उसकी विधियां हैं। और जो दूसरा भाग बताया गया वह हमारा कौन सा है? व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी की रीतियों को दो भाग, सांख्यिकी विषय सामग्रियों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम जो भाग है वह सांख्यिकी रीतियां या सांख्यिकी विधियां। सांख्यिकी रीतियों को भी 7 भाग बताए गए हैं। इसके भी जैसे हमने विधियां पढ़ी, आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, जैसे सांख्यिकी का संग्रहण करना, संक्षिप्तीकरण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका पूर्वानुमान लगाना, प्रस्तुतिकरण करना, वर्गीकरण करना इत्यादि प्रकार की विधियां बताई गई है। और जो व्यवहारिक सांख्यिकी है, व्यवहारिक सांख्यिकी 3 भाग बताए गए। कितने भाग बताए गए हैं? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भागों में आता है, एक नाम आता है वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा आता है वैज्ञानिक सांख्यिकी, और तीसरा आता है हमारा व्यावसायिक सांख्यिकी। यानी इसके 3 भाग बताए गए हैं। इन तीनों भागों के माध्यम से ही सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। ये सांख्यिकी के बारे में चर्चाएं की जाती है। दिखा दूंगा आगे जब लिखेंगे, जब हम नंबर 1 डाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो पहला बिंदु रहेगा वह हमारा क्या रहेगा? सांख्यिकी रीतियां या सांख्यिकी विधियां। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हो गया? ठीक। हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी रीतियां या सांख्यिकी विधियां। अब सांख्यिकी की कौन कौन सी रीतियां हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो हम उन्हीं विधियों के बारे में, उन्हीं रीतियों के बारे में विस्तार से क्या करेंगे? उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 डाल लीजिए, सांख्यिकी रीतियां या सांख्यिकी विधियां। नंबर 1, सांख्यिकी रीतियां या सांख्यिकी क्या? विधियां। या तो सांख्यिकी रीतियां या फिर सांख्यिकी विधियां।
जो भी आप कहना हो उपयुक्त समझो आपके अनुसार। ये प्रणक क्या हो, प्रणक आप स्वयं हो, याद आपको करना है, याद आपको रखना है, कॉपी आपकी है, मैटर आपका है, लिखना आपको है, तो याद भी आपको करना पड़ेगा। तो सांख्यिक रीतियां व विधियां जो इस क्षेत्र के विषय सामग्री में बताई गई हैं, ये सब क्या इसमें आती है, विषय सामग्री में। इसमें आती है बच्चों, विषय सामग्री में बताया गया है। सही है, चलिए इसमें बताया गया है विषय सामग्री। विषय सामग्री के अंतर्गत प्रमुख विद्वान रहे हैं, दो विद्वानों के नाम भी आते हैं, जिसमें हम यूल एंड कैंडल का नाम आता है और जॉनसन व जैक्सन का नाम भी आता है। कि जॉनसन जैक्सन ने, यूल एंड कैंडल ने सांख्यिकी की जो विधियां हैं, विधियां और रीतियों के बारे में कुछ तथ्य बताए हैं। तो नंबर 1 डाल लीजिए, यूल व कैंडल के अनुसार। प्रथम परिभाषा दी गई, किसने दी गई, यूल व कैंडल के अनुसार। यूल व कैंडल ने क्या कहा सांख्यिकी के बारे में, जो सांख्यिकी विषय सामग्री है इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। किसने जो सांख्यिकी बताया, ऐसे कह सकते हैं हम, जो डाटा हम एकत्र करते हैं, डाटाओं की व्याख्या करना, डाटाओं की जो व्याख्या की जाती है, वही व्याख्या को उन्होंने विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो लिखिए कि सांख्यिकी रीतियों से तात्पर्य है, बोलता जा रहा हूं, लिख लेना, सांख्यिकी रीतियों से तात्पर्य, रीतियों से तात्पर्य उन रीतियों से है, सांख्यिक रीतियों से तात्पर्य उन रीतियों से, सांख्यिक रीतियों से तात्पर्य उन रीतियों से है जिनका प्रयोग, उन रीतियों से है जिनका प्रयोग, भाई जिनका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग विभिन्न कारणों से प्रभावित, प्रयोग विभिन्न कारणों से प्रभावित, कारणों से प्रभावित, प्रभावित इफेक्ट छोड़ना, कारणों से प्रभावित समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। प्रभावित समंकों की व्याख्या करने, समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। यानी जो हमारे सांख्यिकी की जो विधियां हैं, विधियों का जो प्रयोग किया गया है, यूल व कैंडल ने क्या बताया, यूल और कैंडल ने कहा कि सांख्यिकी रीतियों से तात्पर्य उन रीतियों से है, उन रीतियों से है जिनका प्रयोग विभिन्न कारणों से, यानी समंको जो हमने इकट्ठा किया है, एकत्र किया है, उसके क्या कारण है, किस लिए उन समंकों को एकत्र किया गया है। तो विभिन्न कारणों से प्रभावित समंकों की व्याख्या करने के लिए किया गया है, उनकी व्याख्या करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरे जो विद्वान रहे हैं वो हमारे रहे हैं जॉनसन व जैक्सन के अनुसार। सेकंड जो विद्वान रहे हमारे वो है जॉनसन और जैक्सन के अनुसार। जॉनसन और जैक्सन के अनुसार, और जैक्सन के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, जॉनसन और जैक्सन के अनुसार। अब जॉनसन और जैक्सन ने जो इसकी विषय सामग्री के बारे में बताया, उन्होंने हमने पूर्व में पढ़ चुका था। इन्होंने जो दोनों विज्ञान वैज्ञानिकों ने या शास्त्रियों ने मिलकर परिभाषा के अंतर्गत सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का समावेश कर दिया गया। हमने रीतियां पढ़ी, हमने संग्रहण करना, संगठन करना, संक्षिप्तीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करा, विश्लेषण करना, विश्लेषण कर दिया गया, पूर्वानुमान लगाना, ये सब इत्यादि रीतियों को उन्होंने सम्मिलित करके इसकी विषय सामग्री में प्रस्तुत कर दिया। तो लिखिए परिभाषा कि सांख्यिकी रीतियां वे प्रक्रिया है, सांख्यिकी रीतियां
सांख्यिकी रीतियां वे प्रक्रिया है, वे प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बारे में बताया, वे प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग अंकों के, जिसके बच्चों, जिनका प्रयोग अंकों के अब हमारे पूरी रीति आ गई, जिनका प्रयोग अंकों के नंबर 1 अंकों का क्या किया जाएगा, संग्रहण, अंकों का संग्रहण कर लिया, संग्रहण करने के बाद उनका क्या बनाया जाएगा, संगठन बनाया जाएगा, संगठन करने के बाद उन समूहों का संक्षिप्तीकरण किया जाएगा। तो लिखिए संक्षिप्तीकरण करने के बाद उनका किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण करने के बाद क्या किया जाएगा, विश्लेषण करने के बाद उनका निर्वचन किया जाएगा कि उनका निर्वचन किस प्रकार से हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। तो विश्लेषण, निर्वचन के बाद क्या होगा, निर्वचन करने के बाद प्रस्तुति क्रम हो जाएगा, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, प्रस्तुतिकरण आदि प्रस्तुतिकरण में किया जाता है, यानी जो सांख्यिकी विषय सामग्री है उस विषय सामग्री का प्रयोग कहाँ किया जाएगा बच्चों, उस विषय सामग्री का, जॉनसन और जैक्सन ने कहा जो सांख्यिकी की विशेष सामग्री है, विशेष सामग्री अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी जो रीतियां वे प्रक्रियाएं बताई गई है जिनका प्रयोग अंकों, किसको बच्चों, अंकों का संग्रहण, अंकों का संगठन, अंकों का संक्षिप्तीकरण, अंकों का विश्लेषण, अंकों का निर्वचन और अंकों का प्रस्तुतिकरण में किया जाता है, यानी इन जगहों पर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ये सब बता दिए साहब। अब इतना ही नहीं, अभी तो हम एक एक बिंदु पढ़ेंगे। मैंने कहा ना आपको एक एक तथ्यों के बारे में बताना कि उत्तर शब्द क्या होता है, ताकि आप किसी ऐसे कभी आपको मौका नहीं दूंगा कि आप सर आपने जो पढ़ाया हमें ये छोटी सी कमी का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। संग्रहण, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन, प्रस्तुतिकरण इत्यादि जो रीतियां, इन 7 प्रकार जो रीतियां हैं, हम सभी रीतियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना दोनों परिभाषाओं का। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए क्या, कि सांख्यिकी की विभिन्न रीतियां, क्योंकि विषय सामग्री के बारे में जानना है तो इस सांख्यिकी की रीतियों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब रीतियों में कौन कौन से तथ्य बताए गए उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया इसका, ठीक है, लिख लीजिए सांख्यिकी की रीतियां, वही चल रहा है, उससे आगे बता देता हूं। इन एक एक रीतियों को एक एक बिंदु के माध्यम से सरलता पूर्वक अध्ययन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं थी कि किस विद्वान ने क्या कहा था। सेकंड जो प्रथम परिभाषा यूल कैंडोर की थी, जितने परिभाषा किसकी थी बच्चों, दूसरी परिभाषा जॉनसन है जैक्सन की थी। जॉनसन और जैक्सन ने सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का अध्ययन कर लिया। अब सांख्यिकी रीतियां कौन कौन सी है, किस क्रम के अनुसार है, किस क्रम के अनुसार स्पष्ट की गई है। हेडिंग डाल लीजिए सांख्यिकी की रीतियां, चल रहा है। प्रथम जो रीति है सांख्यिकी की विषय सामग्री में, सांख्यिकी की विषय सामग्री में निम्न रीतियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी में अब कौन कौन सी रीतियां है। प्रथम जो रीति है समंकों का संकलन करना। प्रथम रीति कौन सी है हमारी, समंकों का संकलन। समंकों का संकलन कह दो, संग्रहण कर सकते हैं इसको, संकलन या संग्रहण करना। संग्रहण से तो आपके लिए
इजी रहेगा, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब समंकों का जो संग्रहण किया जाएगा किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया गया। ऐसे कह सकते हैं हम, किसी भी कार्य को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को अपना व्यापार प्रारंभ करना है। क्या प्रारंभ करना है? यदि व्यापार प्रारंभ करना है तो उस व्यापार के प्रारंभ करने का जो प्रथम कार्य होता है, या किसी अनुसंधान के द्वारा जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसका जो प्रथम कार्य कौन सा होता है? समंकों का संग्रहण या संकलन करना। प्रथम उद्देश्य यही होता है और प्रथम कार्य भी यही होता है कि समंकों का संग्रहण या संकलन किस प्रकार से किया जाए। आपके द्वारा यदि पहले प्रारंभ में सबसे पहले वो कार्य प्रारंभ किया गया है तो उससे पहले उसके डाटा, उसके समंकों को एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा करने लगे जाएगा। अब आप ढूंढोगे कि साहब जो समंक होते हैं, समंक कहां से लिए जाए, कैसे लिए जाए, किस प्रकार लिए जाए, ये वो सभी तथ्य इस बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं कि जब आपने समंकों का प्रथम कार्य बता दिया, अनुसंधान का जो प्रथम कार्य बता दिया कि साहब समंकों का संग्रहण करना है, समंकों का संकलन करना है। सब कैसे होगा, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, क्यों किया जाए, इत्यादि कार्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। तो लिख लेना इसके अंतर्गत कि किसी भी अनुसंधान का प्रथम कार्य, किसी भी अनुसंधान का प्रथम कार्य समंकों का संकलन करना है। प्रथम कार्य समंकों का संकलन करना है। अब ये संकलन जो करेगा, समंकों को इकट्ठा करेगा, एकत्र क्यों करेगा, अब उसके बाद क्योंकि इसमें किसी भी अनुसंधान का प्रथम कार्य समंकों का संकलन करना है। इसमें किसमें? समंकों के संकलन में, समंकों के संग्रहण। इसमें समंक के लिए कहा गया है कि समंकों के लिए बताया गया है कि समंक कब कहां से लिए जाएं, कहां से, किस प्रकार को एकत्र किया जाए, किस प्रकार, कितने रूपों में एकत्र से है, कितने रूपों में एकत्र करने से है। यानी जो समंक एकत्र किए गए हैं, समंकों का संकलन किया गया है, यहाँ यही बताया गया है कि समंकों का संग्रहण किसी भी अनुसंधान का प्रथम कार्य क्या है? समंकों का संकलन करना। और इसमें समंकों के लिए बताया गया है कि समंक कब, कहाँ, किस प्रकार, अंडरलाइन करना हो, कब, कहां से, किस प्रकार, कितने रूपों में, इत्यादि रूपों में एकत्र करने से है। यानी जो समंकों का आप संकलन करोगे वो क्यों पर, ये समंक क्यों इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कितने कर रहे हो, कहां से समंक प्राप्त कर रहे हो, इत्यादि तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसा मैं विद्यालय प्रारंभ करना चाहता हूं तो विद्यालय में मैं सोचूंगा पहले विद्यालय क्यों प्रारंभ करूं, किसके लिए करूं, कौन पढ़ेगा, किसका अध्ययन करवाऊंगा, कितने बच्चे पढ़ेंगे, फीस कितनी की जाएगी, इतने सब कार्य ये समंक हो गया। दूसरे विद्यालय से तुलना कर देखूंगा, साहब मेरे पड़ोस में जो विद्यालय है 2 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत, वहां इस विद्यालय की 5वीं क्लास के अंतर्गत 6ठी क्लास में B.Com में इतनी फीस ले जाती है कॉलेज के अंदर, मैं कितनी फीस लूं, इतने लोग समंक एकत्र किए जाएंगे। दूसरा जो विधि बताई गई वह हमारा
वर्गीकरण, समंकों का वर्गीकरण करना, उनको किस प्रकार से बांटा जाए, किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, तो समंकों का वर्गीकरण। अब वर्णन कैसे किया जाएगा? वर्गीकरण का मीन्स होता है बांटना। आप समंकों को एकत्र कर चुके हो, कर लिया, अब समूह का वर्गीकरण किया जाएगा, उनको बांटा जाए। जिस प्रकार से एक कबाड़ी वाले के जो व्यक्ति कर्मचारी होते हैं, वे जब कचरा बीनने जाते हैं, जब कचरा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, तो एक तो थैला उनके पास होता है, उस थैले में सभी कचरा, ये भी गया अंदर, ये भी थैले के अंदर गया, ये भी थैले में गया, ये भी थैले में गया, और भी कुछ कह सकते हैं हम साहब, जैसे ये कागज वाला था, ये भी कागज में गया, इत्यादि प्रकार का। ये हमने सामान इकट्ठा कर लिया साहब। अब इन सामान को क्या करेगा कबाड़ी वाला? ऐसे थोड़ी एक इकट्ठा ले गया तो खाली ये लो साहब, ये खाली कर दिया मैंने, ऐसे नहीं करेगा वो। क्या करेगा? अब उस कचरे में से वह प्लास्टिक वाले कचरा अलग, कांच वाली बोतलें अलग, अखबार वाली रद्दियां अलग, मोटे कागज वाले गत्ते अलग, हाँ, और जो तांबे के तार होंगे या डोरियां जो होगी उनको अलग, इस प्रकार से उनको विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से बांटना, उन तथ्यों को या उन वस्तुओं को इस प्रकार से बांटना ही हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ वस्तुओं का वर्गीकरण दिया गया कि सब प्लास्टिक बोतलें अलग, कांच की बोतलें अलग, चाय के चीनी वाले कप अलग, अखबार अलग, डोरियां अलग, तांबे के तार अलग, कुर्सियां अलग, मोटा प्लास्टिक अलग, पतला प्लास्टिक अलग। जब कबाड़ी वाला आपसे सामान लेने के लिए आता है तो सामानों का दाम एक थोड़ी बताता है, अलग अलग बताता है ना। प्लास्टिक की वस्तु दाम अलग, कागज, हल्के कागज का अलग दाम, मोटे कागज का अलग दाम। तो इस प्रकार के वो क्लासिफिकेशन करता है उन सब वस्तुओं का। तो यहाँ लिख लेना, समंकों के वर्गीकरण में, समंकों का वर्गीकरण करने के अलग अलग रूप हैं, जिसे व्यक्ति अपनी सरलता अनुसार करता है। जितनी उसको सुविधा हो सकती है उस सुविधा के अनुसार समंकों को प्रस्तुत करता, सरलता के अनुसार प्रस्तुत करता है। जैसे कबाड़ी द्वारा सामानों को बांटकर या छांटकर रखना ही वर्गीकरण होता है। साहब ये लिया साहब, जिस प्रकार से कबाड़ी, अब यहाँ क्लास का नाम आयु के अनुसार, व्यक्ति के भार के अनुसार, ऊंचाइयों के अनुसार, वजन के अनुसार, सेंटीमीटर के अनुसार, लीटर के अनुसार, लीटर के अनुसार अलग अलग रूपों में बांट सकते। से दूध लेने जाते हैं, आधा लीटर की थैली भी आती है, 1 लीटर की थैली भी आती है, 5 लीटर की भी आती है, 10 लीटर की भी आती है, या हमें 20 लीटर की भी थैली आती है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, उस थैले के अनुसार बांट दिया गया। सब इस थैले में आधा लीटर, इसमें 2 लीटर, ये हो गया। तीसरा जो तथ्य है वह है समंकों का सारणीयन करना। तीसरा तथ्य कौन सा है? समंकों का टैबुलेशन करना। तो समंकों का सारणीयन करना, ऐसे कहते हैं कि सारणीयन में एक तथ्य बताया जाता है कि जो समंकों का सारणीयन किया जाता है वह केवल आंखों को अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है। आंखों को अच्छा मतलब जो समंक प्रस्तुत किए गए हैं वे समंक सही दिखे, व्यवस्थित दिखे, पूर्ण रूप से दिखे, हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगे, बहुत प्रिय लगे,
इसलिए समंकों को सारणीबद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? सारणीबद्ध। नेत्रा प्रिय, ऐसे का एक शब्द है कि नेत्रों को प्रिय लगने के लिए ही समंकों को सारणीबद्ध किया जाता है। लिख लो इसको, कभी नहीं भूलोगे कि सारणीबद्ध क्यों किया जाता है, कि समंकों को, किसको बच्चों? समंकों को अच्छा, किसके अनुसार? हमारे नेत्रों के अनुसार, नेत्रोप्रिय, यहां लिख दिया मैंने, समंकों को अच्छा है नेत्रोप्रिय या सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए समंकों को, सम मतलब डाटा, ठीक है, समंकों को सारणीबद्ध, क्या? सारणीबद्ध किया जाता है। ये सब हो गई सब बात। यहाँ पे तीसरे तथ्य में बताया गया कि समंकों का सारणी, कि समंकों को अच्छा नेत्रोप्रिय या सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए समंकों को सारणीबद्ध किया जाता है। सारणीबद्ध का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जो समंक प्रस्तुत किए गए हैं वह सही हो, समझ में आए, अच्छा लगे, कोई आदमी देखे और देखते तुरंत पहचान जाए। ये हो गया हमारा सारणी। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। चतुर्थ बिंदु लेते हैं। तीन विधियां हो गई हमारी, समंकों का संग्रहण करना, नंबर 2 समंकों का, नंबर 1 समंकों का संग्रहण करना, नंबर 2 समंकों का वर्गीकरण करना, नंबर 3 समंकों का सारणीकरण करना। चतुर्थ विधि है समंकों का प्रस्तुतिकरण करना। चौथी विधि कौन सी है? फर्स्ट को साथ कर रहा हूं मैं ताकि आप लिख भी लो, स्क्रीनशॉट भी लगा लो, और किसी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी रह जाए, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा आप तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, पता लग जाएगा। इससे आपको, हमें पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चतुर्थ विधि बताई गई है वह हमारी है प्रस्तुतिकरण। क्या करना? प्रस्तुतिकरण करना। किसका? समंकों का, सूचनाओं का। व्यापारिक जो फर्म होती है, कौन होती है बच्चों? व्यापारिक जो फर्म होती है वह अपनी सूचनाओं को, अपनी वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब जैसे कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब कोई कंपनी में कोई व्यक्ति अपना प्रोजेक्ट लेकर आता है, यदि उसने अपने प्रोजेक्ट को इतनी सरलता से स्पष्ट किया है कि सामने वाला देखकर कोई इंप्रेस हो गया हो, उससे प्रभावित हो गया हो, उसका प्रस्तुतिकरण करने का तरीका इतना अच्छा था कि सामने वाला उसको देखकर, प्रोजेक्ट को पूरा देखकर ही मानेगा, प्रोजेक्ट को पूरा सुनकर ही मानेगा। तो सूचनाओं को, समंकों को प्रस्तुतिकरण करने के लिए, सरलतम रूप से प्रस्तुतिकरण करने के लिए बिंदु रेखीय चित्रों या ग्राफ पेपरों का उपयोग किया जाता है। कि बिंदु रेखा के माध्यम से व्यक्ति सही समझ जाएगा, चित्रों के माध्यम से व्यक्ति सही समझ जाएगा, ताकि उसे समझ में आ जाए और मस्तिष्क में लाइफ टाइम के लिए उन तथ्यों को वह नहीं भूले, हमेशा के लिए याद कर पाए। तो प्रश्न में क्या कहलाएगा कि समंकों को बिंदु रेखा चित्रों, ग्राफ पेपरों के द्वारा प्रस्तुत करना ही प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो यहां लिख लीजिए बच्चों कि समंकों को समझने की दृष्टि से, समंकों को सरलतम रूप से समझने की दृष्टि से उन समंकों को बिंदु रेखीय चित्र या रेखा चित्र या ग्राफ पेपर
या वृत्तचित्र या आयतचित्र या द्विखंड चित्र या बहुदंड चित्र, बहुदंड चित्रों आदि द्वारा समंकों को प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ये सारा तथ्य बता दिया उसने कि जो हमारे समंक होंगे, जो हमारे डाटा होंगे, उन डाटाओं को समझने के लिए या उनको याद रखने के लिए, समंकों को सरलता पूर्वक समझाने के लिए उन समंकों को नंबर 1 बिंदु रेखीय चित्र, नंबर 2 रेखा चित्र, नंबर 3 ग्राफ पेपर, नंबर 4 वृत्त चित्र, नंबर 5 आयत चित्र, नंबर 6 द्विखंड चित्र, नंबर 7 बहुदंड चित्र, नंबर 8 वर्ग चित्र, नंबर 9 एक खंड चित्र, नंबर 10 रेखीय चित्र, नंबर 11 पाई चार्ट आदि के द्वारा समंकों को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि विद्यार्थी उन समंकों को सरलता पूर्वक याद रख सके, भविष्य में उन समंकों को कभी नहीं भूले, इसलिए इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। पांचवी जो विधि है वह है विश्लेषण, वह है विश्लेषण करना। अब समंकों का विश्लेषण किया जाएगा। छोटी सी बात है कि समंकों का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यों का प्रयोग किया जाता है। लिख लेना कि समंकों का प्रयोग करने के लिए, समंकों का विश्लेषण करने के लिए, समंकों का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का, प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का कौन कौन से माप, वो लिख लो। माप कौन कौन से हैं? कौन कौन से माप हमारे हो गया? समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, सहसंबंध, प्रतीपगमन आदि मापों का प्रयोग किया जाता है। तो समंकों का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, माप समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, सहसंबंध, प्रतीपगमन आदि मापों का प्रयोग किया जाता है समंकों का विश्लेषण करने के लिए। छठी विधि हमारी निर्वचन। छठी विधि कौन सी है? निर्वचन करना। लिख लो निर्वचन क्या होता है, वो भी जान लो। सूचनाओं व समंक, कोई भी पूछ सकता है निर्वचन क्या होता है। तो सूचनाओं व समंकों को इस प्रकार से सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी जो सरलता पूर्वक समझ सके। तो यह प्रस्तुत करना कहलाता है निर्वचन करना। आंकड़ों को, सूचनाओं को इतनी सरलता से प्रस्तुत किया जाए, इतनी सरलता से प्रस्तुत किया जाए, इतनी सरलता से प्रस्तुत किया जाए कि कोई भी व्यक्ति एक बार नजर घुमाने के माध्यम से उन समंकों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ले। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, वह देखते समझ जाए कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जो आंकड़े दिखाए गए, इसके बारे में, इन आंकड़ों इसके बारे में बताया गया है। तो निर्वचन के अंतर्गत देखो, इसमें आंकड़ों को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन
आंकड़ों को कोई भी व्यक्ति सरलता पूर्वक समझ सके। यानी इतने सरल रूप से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, इतने सरलता प्रस्तुत किया जाता है कि उन आंकड़ों को कोई भी व्यक्ति सरलता पूर्वक समझ सके, वही निर्वचन करना कहलाता है। और अंतिम जो 7वीं विधि है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। 7वीं विधि में यहाँ लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। 7वीं विधि कौन सी है? वह हमारी है पूर्वानुमान लगाना। वो अधिकांश से सभी में किया जाता है। पूर्वानुमान सभी तथ्यों के अंतर्गत लगाया जाता है, किसी भी प्रकार के आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए 7वीं विधि हमारी है पूर्वानुमान लगाना। क्या करनी है बच्चों? पूर्वानुमान लगाना। समंकों को एकत्र करने से पहले, समंकों को प्रस्तुत करने के बाद उनका पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। पूर्वानुमान किसी भी तथ्य के रूप में हो सकता है, जैसे कृषि संबंधित कार्य करने के लिए पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है, व्यापार प्रारंभ करने से पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी या असफलता। तो पूर्वानुमान समंकों को एकत्र करने से पहले या समंकों को प्रस्तुत करने के बाद भी लगा लिया जाता है। कि फर्म के द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन तो कर दिया गया, फिर बाद में पूर्वानुमान लगाती है कि साहब मुझे व्यापार में 1 लाख का मुनाफा हो जाएगा या 8 लाख का मुनाफा हो जाएगा। तो वैसे कह सकते हैं भविष्य संबंधित आंकड़ों का प्रत्येक फर्म या व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उन तथ्यों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट की है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। फिर भी कुछ जानना है, कुछ पूछना है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में समय पर सूचना मिलती रहे। दूसरी पहली विधि हमारी कंप्लीट हो गई है, सांख्यिक विधियां एवं सांख्यिक विधियां। दूसरी विधियां हमारी व्यवहारिक सांख्यिकी, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमारी इसकी जो विषय सामग्री है वह विषय सामग्री खत्म हो जाएगी। दूसरी हमारी विधि क्या थी बच्चों? नहीं पता?